सुप्रभातम्। संस्कृतकक्षायां सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक संधि व्याकरण से संबंधित है, जो हिंदी एवं संस्कृत दोनों विषयों के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। संधि को समझने के लिए सबसे पहले स्वरों की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वरों के ज्ञान के संधि को समझा नहीं जा सकता। तो संधि समझने से पूर्व हम स्वरों पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं, ताकि जिन छात्रों को स्वरों का ज्ञान नहीं है, वे भी इसको समझ सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। तीसरा, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की पहचान होती है, ये 3 के आकार का होता है। हिंदी में जो हम 3 लिखते हैं, उसके आकार का होता है और प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओ लिखने के बाद जो हम 3 लिखते हैं, इसका अर्थ है 3 मात्रा का स्वर ओ के उच्चारण में लगेगा, जो कि प्लुत कहलाता है। तो दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय जहाँ लगता है, वे स्वर प्लुत कहलाते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 होते हैं। इसके 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग, इसमें 5 अक्षर आते हैं: क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, ये भी 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण, ये ऊष्म वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं: श, स, स, ह। अब जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि हर व्यंजन अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है और बिना स्वर की सहायता से हम इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। संधि। संधि का अर्थ मेल होता है, अतः निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि योजना में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ग्रहण किया जाता है। जैसे पुस्तकालय,
पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक के क में अ है और आलय का जो प्रथम अक्षर है वो है आ, तो अ प्लस आ मिलकर के आ हो गया है। इस प्रकार हमारी ये संधि होती है। संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है, क्योंकि दूरवर्ती शब्दों या वर्णों में संधि नहीं होती है। वर्णों की इस निकट स्थिति को ही संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के भेद या प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नरेशः, यहाँ नर के अंत में अ और ईशः के आदि में ई है, दोनों मिलकर ई अ प्लस ई ए हो गया है, अतः यहाँ पर स्वर संधि है। इसी प्रकार विद्या प्लस अर्थी, विद्या का आ और अर्थी का अ मिलके बड़ा आ हो गया है, तो हमारा शब्द बनता है विद्यार्थी। ठीक इसी तरह सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः, मुनि प्लस इंद्रः, मुनीन्द्रः, कवि प्लस ईश्वरः, कवीश्वरः, महा प्लस ईशः, महेशः। व्यंजन संधि, जिसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरे शब्द के पहले अक्षर व्यंजन या स्वर हो, उनके मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अथवा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन अक्षर आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईशः, यहाँ जगत व्यंजन अक्षर है त और इसके बाद ई स्वर आया है, तो व्यंजन संधि में व्यंजन के पश्चात स्वर आ सकता है, लेकिन स्वर संधि में स्वर के पश्चात स्वर ही आएगा। तो यहाँ पे जगदीश है, जगत प्लस ईश, त और ई मिलाकर के जगदीश हुआ है। यहाँ पे त के तीसरा अक्षर द है, तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि कहलाती है। यहाँ पे त व्यंजन के बाद ई स्वर आया है, अतः यहाँ पे व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, जिसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो, तो उनके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ये ऐसे भी कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे भाः प्लस करः, भा के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद व्यंजन है क, तो विसर्ग के बाद व्यंजन का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे विसर्ग संधि है।